तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम अपने केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक जैसा कि पिछले लेक्चर में सीखा था, रासायनिक समीकरण का लाभ क्या है, उसके कमियां क्या है, ठीक है, उसके लिखने का तरीका क्या है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम आज सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण के कमी को कैसे दूर करें। जो कमियां थी रासायनिक समीकरण के अंदर, उस कमियां को हम कैसे दूर करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के कमी को दूर करने के लिए या फिर ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। उसमें से पहला तरीका है अवस्था की जानकारी दे देंगे। जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनकी अवस्था के बारे में बता देंगे। जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, यानी ठोस है तो उसके लिए एस लगाएंगे, द्रव है तो एल लगा देंगे, ठीक है, और अवक्षेप बनेगा तो उसके लिए नीचे वाले तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सारे कुछ। तो अवस्था की जानकारी देकर, जैसे ठोस के लिए हम एस का प्रयोग करेंगे, अगर कोई चीज ठोस है तो उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे, द्रव के लिए एल का, ठीक है, गैस के लिए जी, नहीं तो ऊपर वाला तीर का चिन्ह, ऊपर वाले तीर का चिन्ह, ठीक है, गैस के लिए जी, नहीं तो ऊपर वाले तीर का चिन्ह। जलीय विलयन के लिए एक्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? एक्यू का। जबकि अवक्षेप के लिए किसका? नहीं, नीचे वाले तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि अगर कोई ठोस रहेगा तो उसके लिए एस का प्रयोग करेंगे, द्रव रहेगा तो उसके लिए एल का प्रयोग करेंगे, गैस के लिए जी, नहीं तो ऊपर वाला तीर का चिन्ह, ठीक है, और जलीय विलयन के लिए एक्यू का प्रयोग करते हैं, जबकि अवक्षेप के लिए नीचे वाले तीर का चिन्ह। ये पूछ चुका है कि अवक्षेप के लिए कौन सा साइन का प्रयोग करेंगे, तो नीचे वाले तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक ये भी पूछ लिया है परीक्षा में कि जलीय विलयन के लिए किसका साइन का प्रयोग करते हैं, एक्यू का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, हम ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवस्था के बारे में जिक्र नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, जल क्या है, ये कुछ पता ही नहीं है। तो इसको ज्यादा हम लोग इंफॉर्मेशन वाले बनाएंगे, ज्यादा उपयोगी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक गैस होता है तो उसके लिए जी का सिंबल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जी का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक गैस है तो जी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि H2O का मतलब होता है जल। जल को क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए, जल एक प्रकार का द्रव होता है तो द्रव के लिए क्या सिंबल होता है? एल, तो एल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना दिए, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ज्यादा जानकारी वाला हो गया। तो पहला तरीका था। दूसरा देखिए, यहाँ पे Mg+O2 MgO, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए Mg सॉलिड होता है, ठोस होता है, आपको बताए थे। मैग्नीशियम कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो S दे देंगे। ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है तो G दे देंगे। ठीक है, MgO राख मिलेगा, तो राख एक तरह से सॉलिड ही होता है। कैसा होता है? सॉलिड, तो इसके लिए भी S लगा देंगे। ये हो गया, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको देखिए, CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, तो CuSO4 क्या होता है? एक प्रकार के जलीय विलयन होता है, तो इसके लिए AQ लगाएंगे। ठीक है, और Fe लोहा, लोहा तो देखिए ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो S लगा देंगे। FeSO4 ये भी एक प्रकार का जलीय विलयन होता है, तो AQ हो जाएगा, और ये सॉलिड होता है तांबा, तो S हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम सिंबल जोड़ देते हैं तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले हो जाते हैं। या देखिए C+O2 तो CO2, ठीक है, तो देखिए कार्बन, कार्बन यानी कोयला, कोयला सॉलिड होता है तो S दे देंगे इसके लिए। ऑक्सीजन गैस है तो G के लिए, और ये दोनों को जब मिलाते हैं तो फिर से गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो गैस के लिए सिंबल ऊपर वाला तीर का चिन्ह दे दीजिए, या फिर G दे सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या दे सकते हैं हम लोग? G दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ दे सकते हैं। Zn प्लस HCl तो ZnCl2 प्लस H2, इसे आप करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो ये था पहला तरीका रासायनिक समीकरण को ज्यादा उपयोगी बनाने का। क्या था पहला तरीका? अवस्था की जानकारी देकर। ठीक है, अवस्था की जानकारी देंगे, ज्यादा ये उपयोगी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर, कि रासायनिक अभिक्रिया होने में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा है, उसको बोलते हैं आवश्यक शर्त। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर भी हम रासायनिक समीकरण को ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। किसका? आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है, जब नाइट्रोजन गैस को लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया बनता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस को लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ, यहाँ पे छूट गया है, हाइड्रोजन गैस कर लीजिए, गैस को हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बताइए? हाइड्रोजन के साथ।
तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के लिए तो देखिएगा N2 प्लस H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो और ये अमोनिया बनाता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यहीं पे ये जो तीर चिन्ह है ना, इसी के ऊपर या नीचे हम लोग अवस्था को लिखते हैं, मतलब कि इसके शर्त को लिखते हैं, अवस्था नहीं शर्त को लिखते हैं। तो इसके शर्त देखिए क्या क्या है कि लोहा उत्प्रेरक होना चाहिए और तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोहा दे दिए और ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, ठीक है। तो जो शर्त होता है उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है, यही शर्त होता है। तो अगर ये स्टूडेंट हम लोग रासायनिक समीकरण को ज्यादा उपयोगी बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें से दो तरीका हम लोग सीख लें। पहला अवस्था की जानकारी दे देंगे तो ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बताया था, आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर कि क्या क्या चाहिए रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, तो दो हो गया था। अब तीसरा है, यदि हम अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी दे देते हैं तो रासायनिक समीकरण और भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी जो जानकारी है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी देकर हम समीकरण को ज्यादा उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, उत्क्रमणीय क्या होता है सर, अनुत्क्रमणीय क्या होता है ना। दो वर्ड ये दोनों से आपको परिचय कराते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसा अभिक्रिया जो दोनों दिशा में हो, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाए फिर उत्पाद से अभिकारक बन जाए, ठीक है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक आ जाए उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा, उत्पाद से वापस से अभिकारक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही मैंने समझाया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये इसमें दो तीर का चिन्ह होता है, तो अगर हम कहीं पे दो तीर का चिन्ह लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसा उत्क्रमणीय, मतलब कि इससे ये मिल जाएगा और इससे ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होता है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें केवल एक ही तीर रहेगा, जहां एक तीर का चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जाएंगे ये केवल एक दिशा में होगा, मतलब Mg+O2 से Mg तो बन जाएगा, लेकिन MgO से हमें Mg+O2 नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब फाइनली हम लोग इस चीज को कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है, ठीक है। कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में हो उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, जो केवल एक दिशा में हो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उससे जल बन जाएगा, और जल को वापस जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि ऐसे अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही दिशा में होता है, एक तीर का चिन्ह होता है, उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आ गया होगा समझ में। अब अगला देखते हैं कि कैसे हम और भी ज्यादा इसको उपयोगी बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे ज्यादा उपयोगी बनाएंगे, तो तीन तरीके देख लिए थे। क्या क्या तरीके थे, एक बार फिर से बोल दीजिए। पहला था अवस्था की जानकारी देंगे सर, पहला अवस्था की जानकारी देंगे। दूसरा पॉइंट क्या हमने समझाया था, अवस्था की जानकारी देने के बाद शर्तों की जानकारी देंगे कि क्या शर्त है रासायनिक अभिक्रिया होने के पीछे, ठीक है। तीसरा जो जानकारी हमने समझाया था क्या देंगे, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी देंगे। और चौथा जो जानकारी देना जरूरी होता है वो है हमारे पास ये अभिक्रिया उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी, इसकी भी जानकारी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी। तो दो वर्ड आ रहे हैं, उष्माक्षेपी उष्माशोषी। होता क्या है मैं भी समझा रहा हूँ, उष्माक्षेपी उष्माशोषी। पहले ये दोनों वर्ड दिमाग में सेट करो, उष्माक्षेपी उष्माशोषी, ठीक है। मेरे को वर्ड ही नहीं दिमाग में सेट होता था, बट मैं आपको दिमाग में सेट करा दूंगा। उष्माक्षेपी उष्माशोषी, उष्माक्षेपी उष्माशोषी, उष्माक्षेपी उष्माशोषी, है ना, ये कमाल के वर्ड। तो उष्माक्षेपी का मतलब होता है एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण हो, ठीक है ना। मतलब कि उत्पाद तो बनेगा, साथ साथ में वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगा, बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होगा, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे ही हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक ऐसे अभिक्रिया जहां उत्पाद बनने के लिए हमें ऊर्जा देने की जरूरत होती है, मतलब हम उसे गर्म करेंगे तब जाके रिएक्शन होगा। अगर हम वहां पे गर्म नहीं करेंगे, उष्मा नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा।
तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। तो है ना, दो तरह का, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। उष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, उष्मा का निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। और जिसमें उत्पाद बनाने के लिए हमें अगर उष्मा देना पड़े तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों वर्ड में हमने क्लियरिटी कर दिया है, आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। उष्मा का निर्माण होगा तो उसे हम उष्माक्षेपी, और उष्मा की जरूरत होगी तो उष्माशोषी। इसका बेस्ट एग्जांपल है श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। ऊर्जा भी उष्मा का एक रूप होता है। तो पूछेगा श्वसन कैसा अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। श्वसन कैसा है, उष्माक्षेपी। दो बार बोल दो, श्वसन कैसा अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है। इसके अलावा आप सर्फ समझते हो ना, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर जिससे आप कपड़े की धुलाई करते हो, उसको हाथ पे रख लो और पानी दो, तो साबुन आपका डिटर्जेंट पाउडर और पानी का जो घोल तैयार होगा उससे भी देखिएगा आपका हाथ गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा, आप घूमते घूमते कहीं कचड़े के पास पहुंच जाओ जहां पे बहुत सारे सब्जी के अंबार है, सब्जी सड़े हुए सब्जी हैं, फल हैं, ठीक है, वहां पे आप रुक जाओगे तो क्या होगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो फल सब्जी के छिलकों का सड़ने गलने से भी क्या होता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो ये तीनों एग्जांपल डेली लाइफ में याद रखना है। क्या क्या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, तीन। एक तो श्वसन, जो हम सांस लेते हैं जिससे ऊर्जा मिलता है, श्वसन। दूसरा, डिटर्जेंट पाउडर और पानी को घोलते हैं एक साथ हाथ पे, तब उष्मा की उत्पत्ति होती है। और तीसरा, कहाँ, कचड़े का, फल सब्जी के बचे हुए जो अवशिष्ट होते हैं उनके सड़ने से भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली जो बात है, मैंने सारे कुछ लिख दिया है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद के साथ लास्ट में देखोगे तो प्लस उष्मा लिखा रहेगा, प्लस उष्मा रहेगा, नहीं तो क्यू रहेगा, नहीं तो किलो कैलोरी लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर उत्पाद के साथ प्लस है मतलब आ रहा है तो ये उष्माक्षेपी हो जाएगा। अगर उत्पाद के साथ माइनस है तो उष्माशोषी हो जाएगा, ठीक है। उत्पाद लिखा उसके साथ माइनस रहेगा तो उष्माशोषी हो जाएगा, ठीक है। और यही एग्जांपल मैंने समझाया कि अगर आपका श्वसन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, सर्फ पानी का घोल बनाते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बनता है, कचरा का अपघटन उष्माक्षेपी। अब यहाँ देखो CaCO3 इसको गर्म कर रहे हैं, देखो ये गर्म करने का एक चिन्ह होता है। मैंने वहां पे चिन्ह पढ़ाया था बट भूल गया था, तो सारे चिन्ह एक बार फिर से रिपीट करो। गर्म करने का चिन्ह क्या होता है, डेल्टा होता है। इसको डेल्टा या ट्रायंगल पढ़ सकते हो। तो गर्म करने का साइन क्या होता है, ये डेल्टा होता है। एस किसके लिए होता है, याद आ रहा है, ठोस के लिए होता है। एस ठोस के लिए होता है। एल किसके लिए होता है, द्रव के लिए होता है, ठीक है। और जी किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला साइन ऊपर अगर तीर है तो ये भी गैस हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे तीर है तो फिर अवक्षेप हो जाता है। क्या होता है, अवक्षेप हो जाता है, ठीक है। एक क्यू किसके लिए आता है, जलीय विलयन के लिए आता है। तो मैंने फिर से इसे रिपीट कर लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डेल्टा गर्म करने का साइन होता है, एस ठोस का होता है, एल द्रव का होता है, जी गैस के लिए होता है। ऊपर वाला तीर का चिन्ह रहेगा गैस होगा, नीचे वाला अवक्षेप, और एक क्यू जलीय विलयन के लिए होगा, एक क्यू जलीय विलयन के लिए होगा, ठीक है। तो उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया आ गया होगा समझ में, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है उष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है हमें उसे उष्माशोषी कहते हैं। इसमें उत्पाद के साथ प्लस उष्मा या किलो कैलोरी या क्यू लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे ये दिखेगा उष्मा क्यू कैलोरी तो हम समझ जाएंगे उष्माक्षेपी है। अगर उत्पाद के साथ माइनस उष्मा क्यू या किलो कैलोरी रहेगा तो समझ जाएंगे उष्माशोषी है। एग्जाम्पल हम करते हैं, आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। तो ये टॉपिक खत्म हुआ कि हम कैसे ज्यादा जानकारी वाला बनाएंगे। तो 4 तरीके हैं जिसके द्वारा ज्यादा जानकारी वाला बना सकते हैं। क्या क्या था, चारों जानकारी याद हो गया। पहला अवस्था की जानकारी देंगे सर, अवस्था की जानकारी। दूसरा शर्त की जानकारी देंगे। तीसरा क्या था, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, इसकी जानकारी देंगे। और चौथा किसकी जानकारी देंगे हम लोग, चौथा जो है अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी, इसकी जानकारी देंगे, ठीक है। हम अब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल हमेशा 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, देखो अगर लास्ट में तुम्हें प्लस उष्मा दिख जाए, उष्मा क्यू या किलो कैलोरी, ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए, लास्ट में प्लस, तो समझो उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। अच्छा, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। तो अगर ये तुम्हें अभिकारक के पास दिख जाए प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है, तो फिर तुम्हें अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, सिंपल क्या करना, सबको तुम इधर ले जाके देखना। अगर इधर रहे भी तो इधर देखना है तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस है तो इसको इधर भेज के देखना, माइनस का उल्टा क्या होगा,
प्लस उष्मा हो जाएगा। जैसे ही प्लस आएगा तो प्लस यहाँ पे क्या समझोगे, अगर जैसे ही उत्पाद में प्लस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी। अगर लास्ट में माइनस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। अगर यहाँ भी रहे तो यहाँ मत समझना है तुम्हें, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके चले जाना, ठीक है। तो आ जाएगा क्लियरली समझ में कि अगर उत्पाद के साथ प्लस आएगा तो उष्मा छेपी, उत्पाद के साथ माइनस आएगा तो उष्मा शोषी, ठीक है। यहाँ रहेगा भी तो यहाँ नहीं इधर कर देंगे, समझ रहे हो ना, समीकरण में जैसे होता है। अब देखो आराम से आएगा समझ में। देखो यहाँ तो लिख दिया ये माइनस है, जैसे लास्ट में माइनस आ गया तो फिर क्या हो जाएगा ये बताओ। जैसे लास्ट में माइनस आता है तो हम जानते हैं उष्मा शोषी होता है, तो ये तो उष्मा शोषी हो जाएगा, है ना। तो देखते के साथ पता चल जाएगा इसके बाद कि लास्ट में माइनस है तो ये उष्मा शोषी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखो प्लस है, जैसे प्लस आया तो हम जानते हैं कि अगर लास्ट में उष्मा प्लस में हो तो उष्मा छेपी होता है, तो ये उष्मा छेपी हो जाएगा। इस तरह से हम पहचानते हैं, ठीक है, उष्मा छेपी हो जाएगा। देखो फिर से लास्ट में माइनस उष्मा आ गया, माइनस जैसे आएगा तो उष्मा शोषी हो जाएगा, क्या होगा, उष्मा शोषी। लास्ट में माइनस तो उष्मा शोषी, लास्ट में प्लस तो उष्मा छेपी, है ना, कमाल का ट्रिक। अब देखो यहाँ पे कहीं दिखने, ये है सनलाइट। सनलाइट में भी क्या होता है, ऊर्जा होता है भाई, क्या होता है, ऊर्जा है। तो इसको इधर लेके चले आओ, इधर लेके आओगे तो प्लस का उल्टा क्यों होगा, इधर आएगा तो माइनस। यहाँ पे वाला ट्रिक मत लगाना, ठीक है, यहाँ वाला पे ही ट्रिक लगाना, ये साइड लाके। तो बताओ अगर ये प्लस, अगर इसको हम इधर ले आए तो ये क्या होता बताओ, माइनस ऊर्जा हो जाता। सनलाइट भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है तो माइनस ऊर्जा हो जाता। अब बताओ माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, ये उष्मा शोषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो इस तरह से हम एक नहीं चारों को पहचान लिए कि लास्ट में माइनस रहेगा तो उष्मा शोषी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं देखना है, यहाँ वाले अगर माइनस प्लस आए तो यहाँ पे भेज देंगे उल्टा चिन्ह करके, ठीक है। देखो प्लस था तो उष्मा छेपी हो गया, माइनस तो उष्मा शोषी हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ था सनलाइट, सनलाइट भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ वाले हमें नियम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ भेज दो, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस दिखेगा तो उष्मा शोषी हो जाएगा। तो 3 उष्मा शोषी है, 1 उष्मा छेपी है। सवाल में पूछा था उष्मा छेपी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार सवाल के लिए आप हमें फॉलो करें, ठीक है। मेरा चैनल का नाम तो आपको पता ही है, आरपी गणित वाला, जहाँ पे आपको हर दिन केमिस्ट्री का कोई ना कोई टॉपिक मिलता ही है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं और मेन टॉपिक जो था एक उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया था और एक क्या है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया उष्मा शोषी होगा, पूछो क्यों, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो कभी पूछ ले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसा है, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, तो उष्मा शोषी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जलन, जहाँ पे हम लोग दहन करते हैं, जलाते हैं कोई चीज, तो वहां पे उष्मा की उत्पत्ति होती है, तो दहन एक प्रकार का उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो दहन याद रखना है, दहन उष्मा छेपी, प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी में एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। दहन उष्मा छेपी, प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो आज हमने ये टॉपिक क्लियर किया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट भी करो अपना प्यारा सा और एक लाइक तो जरूर करो।